हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है सॉइल चैप्टर का फ्लैशबैक पढ़ते हैं। सॉइल चैप्टर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका जो है फ्लैशबैक पढ़ेंगे जो शॉर्ट में दिया गया है उसको, और साथ ही जो एमसीक्यू दिया गया है। एमसीक्यू ये घटना चक्र का एनसीईआरटी का जो है घटना चक्र है, और ये जो है 6 से लेकर 12 तक के जो भी एनसीईआरटी के पुस्तक है उसी का है। और साथ ही साथ ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी जो दिया गया है उसी के आधार पर ये जो है घटना चक्र है आपका एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के घटना चक्र 6 से लेकर 12 क्लास तक, ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी से आपको इसमें जो है चैप्टर भी है और साथ ही साथ फ्लैशबैक भी है, यानी कि अध्याय स्मरणिका भी है, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी एनसीईआरटी पूरा कराया गया है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी टीचर वो पहले जो है एनसीईआरटी पढ़ने की बात करता है। तो एनसीईआरटी पढ़िए, अपना बेस बनाइए। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। मृदा एक परिचय जो है देखते हैं। शॉर्ट में सब दिया गया है, विस्तार से हम पढ़ा चुके हैं पूरे चैप्टर को, एनसीईआरटी को। जो आपको प्ले लिस्ट में जो है घटना चक्र का जो है प्ले लिस्ट है नाम से बना हुआ, तो उसमें जो है आप जो है नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे जो ऊपर जो है आपका बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित घटना चक्र का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका है। और उसके नीचे जब जाइएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको जो है 5 चैप्टर तक हम जो है आपको पढ़ा चुके हैं। क्या बोलते हैं आपका 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं मृदा का, सॉइल का, जिसमें मृदा जो चैप्टर बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में जो है आज हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। मृदा एक परिचय देखते हैं। मृदा जो है सैल, मलबा यानी रॉक डेब्रिज और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है। यानी कि जो कह रहा है कि मृदा जो होती है यानी मिट्टी, वो सैल, मलबा यानी रॉक डेब्रिज और जैव सामग्री का सम्मिश्रण यानी मिलीजुली क्या होता है रूप होती है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। जो पृथ्वी की जो सतह होती है, ऊपरी सतह, यानी कि ये जो मान लो पृथ्वी हो गया ये ऐसे, तो ऊपरी जो सतह है इसी पर ये क्या होती है कि विकसित होती है ऊपरी सतह पर। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मृदा की परत में निरंतर भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जो मृदा की जो परत होती है, ये जो मृदा की परत होती है ये, तो इस पर जो है हमेशा जो है क्या होते हैं, जो निरंतर जो है भौतिक, रासायनिक यानी केमिकल और जैविक परिवर्तन जो है होते रहते हैं। मृदा मूल शैलों के विखंडित पदार्थों से बनती है। मृदा मूल शैलों के विखंडित पदार्थों से बनती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मृदा जो है जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। यानी कि मृदा जो होती है मिट्टी, जैव ने जैव का मतलब ह्यूमस, यानी जो मिट्टी में ह्यूमस होती है वो, तो जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब इधर देखते हैं मृदा एक परिचय का। यहाँ पर मृदा के निर्माण खनिज पदार्थों जैसे बालू और चिक्का मिट्टी तथा जैव पदार्थों जैसे सड़ी हुई फूल पत्तियां, जैव पदार्थ हो गया सड़ी हुई फूल पत्तियां, मृत जीवों को ऊतकों यानी टिश्यू, सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुओं आदि से होता है। तो इन सबको जो मिलाकर जो है मृदा का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति तथा जीव जंतुओं का अवशेष। वनस्पति जो हो गया और जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है कहते हैं, यानी कि वनस्पति यानी पेड़ पौधे का जो भी या छोटे छोटे पौधे हो गया इन सबका अवशेष, और साथ ही साथ जीव जंतु जो भी होते हैं उनके अवशेष जो है वही जो है बाद में जाकर ह्यूमस बनते हैं, तो उसे ह्यूमस कहते हैं। मृदा का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। ये जो है मृदा का क्या करते हैं, तो उपजाऊपन को क्या करते हैं, तो बढ़ा देते हैं। जलवायु, मूल शैलों की प्रकृति, भूमि की स्थलाकृति तथा वनस्पति के प्रकार मृदा के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। इनमें से जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जलवायु हो गया, मूल शैलों की प्रकृति हो गया, भूमि की स्थलाकृति हो गया, वनस्पति के प्रकार हो गया, मृदा के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक, इनमें से जलवायु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कारक है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, अब हम लोग देखेंगे मृदा परिच्छेदिका देखेंगे। मृदा परिच्छेदिका, तो मृदा परिच्छेदिका में जो सबसे पहले क संस्तर यानी कि सबसे ऊपर वाला क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है। यानी क संस्तर जो होता है मृदा का ये 2 3 यानी ऊपर वाला क, 2 बीच नंबर ख और नीचे वाला ग होता है। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा क, ख और ग। तो वही बोल रहा है क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का, जहाँ जो पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। अब देखते हैं इसी मृदा परिच्छेदिका में ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। ग संस्तर की जो रचना है वो ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत
मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में निर्मित होती है। यह जो परत है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में निर्मित होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है। अब संस्तर और ग संस्तर कर लिए और ख संस्तर इसमें मृदा परिच्छेदिका में बाकी इसको देख करते हैं। ख संस्तर नीचे और ऊपर यानी नीचे और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी ख संस्तर जो होता है बीच वाला में नीचे से और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। में कुछ जैव पदार्थ होते हैं, में जो है कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। तथापि जो है खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए पहला इधर देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी कि परत जो सतह होती है उस पर जो है दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। दूसरा देखते हैं, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी कि मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब आगे देखते हैं, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब आगे देखते हैं, मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। मृदा के घटक जो है खनिज कण हो गया, ह्यूमस हो गया, जल तथा वायु के कण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनक सामग्री और उच्चावच देखेंगे। सबसे पहले जो जनक सामग्री हम लोग देखते हैं, जनक सामग्री में कितने हैं देखते हैं, यहाँ तक है, यहाँ तक। तो मृदा का निर्माण करने वाले जनक पदार्थों की प्राप्ति धरातल पर अनावृत यानी एक्सपोज्ड शैलों के अपक्षरण यानी वेदरिंग से होती है। यदि मृदा जो है लावा शैलों से बनी है तो इसका रंग सामान्यतः काला होता है। यानी कि मृदा जो है लावा शैलों से बनी है तो इसका रंग जो है सामान्यतः काला होता है। अगर मृदा प्रवाहित जल द्वारा निक्षेपित है तब निक्षेपित स्थल की शैल जनक सामग्री से मृदा का संबंध बहुत कम रह जाता है। उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाने वाली मृदा अधिकांशतः नदियों द्वारा परिवहित होकर निक्षेपित की गई है। यानी कि उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाने वाली मृदा जो अधिकांशतः नदियों द्वारा परिवहित होकर निक्षेपित की गई है। पठारी मृदा साधारणतः मोटे कणों वाली एवं कम उर्वर होती है। पठारी मृदा जो है मोटे कणों वाली और कम उर्वर होती है, यानी कि उर्वर नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊंचावच के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचावच में यहाँ तक है, यहाँ तक ऊंचावच है। ऊंचावच देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में होने वाला अपर्दन की मात्रा उस क्षेत्र के ऊंचावच वनस्पति आवरण एवं ढाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। ढाल की प्रवणता मृदा की उर्वरता का निर्धारण करती है। पठारों की मृदा परत भी सामान्यतः कम गहरी होती है। मैदानों का डेल्टा क्षेत्र तथा नदी बेसिन ही ऐसे स्थान है जहां मृदा की परत सर्वाधिक गहरी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नीचे तक। तो देखते हैं, मृदा निर्माण में जलवायु संबंध सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि मृदा के निर्माण में जलवायु जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु जो है जनक शैल के अपक्षरण के प्रकार व अपक्षरण की प्रभाविता का नियंत्रण करती है। जलवायु जो है जनक शैल के अपक्षरण के प्रकार एवं अपक्षरण की प्रभाविता का नियंत्रण करती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनके अलावा मृदा द्वारा जल रिसने की मात्रा एवं मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के प्रकार का नियंत्रण भी जलवायु द्वारा किया जाता है। और देखते हैं प्राकृतिक कारक देखते हैं। ऊंचावच और मौसम के तत्वों का संयुक्त प्रभाव किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में देखा जा सकता है। वृक्षों के सड़े हुए पत्ते मृदा को अत्यंत आवश्यक ह्यूमस तत्वों प्रदान कर मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं तो बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार देखेंगे। भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊंचावच भू आकृतियां जलवायु परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती है। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार है बलुई, मृणमय, पांसु तथा दुमट इत्यादि। अब देखते हैं जलोढ़ मृदा देखते हैं। जलोढ़ मृदा मृदा के बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। इस मृदा में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृतिका मिली होती है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत देश का लगभग 40% भाग सम्मिलित है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अब देखते हैं काली मृदा के बारे में देखते हैं और नीचे तक है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो काली उसको भी देखेंगे। काली मिट्टी देखते हैं। इस मृदा का रंग काला होता है।
और इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जो है मुख्यतः दक्कन लावा के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के हिस्से सम्मिलित हैं। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा जो है पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आगे देखते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। बांगर मृदा में जो है कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में अधिक महीन कण पाए जाते हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम लोग लेटराइट मृदा के बारे में। उसके पहले जो है काली मृदा का देख लेते हैं। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब देखेंगे हम लोग लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। यानी कि लाल मृदा जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुई है। आगे देखते हैं। लाल मृदा प्रायद्वीप के पूर्वी भाग, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी तथा तमिलनाडु का पठार सम्मिलित है, में मिलती है। लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़ मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। अब आगे देखते हैं। लाल मृदा में कमी होती है फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थों की। अब हम लोग देखते हैं इधर लेटराइट मृदा को देखते हैं। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से जो है लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा उच्चतम तापमान यानी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शुष्क मृदा और लवणीय मृदा देखते हैं। इसी में जो ऊपर वाला लेटराइट मृदा था, उसमें जो छोटा था उसको देख लेते हैं। लेटराइट मृदा जो ह्यूमस की कम मात्रा लेटराइट मृदा में जो है ह्यूमस की कम मात्रा जो है कम पाई जाती है। अब देखते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। इसकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवणीय मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। आगे देखते हैं। शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। बलुई मृदा राजस्थान के अधिकांश भाग, हरियाणा और पंजाब में विस्तृत रूप से पाई जाती है। बलुई मृदा। शुष्क बलुई मृदा में पवन द्वारा लाई गई लोयस भी सम्मिलित है। शुष्क जो है बलुई मृदा में पवन द्वारा लाई गई लोयस भी क्या है, तो सम्मिलित है। अब देखेंगे हम लोग भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार देखेंगे, और भी है उनके बारे में। पीट मृदा जो है यहाँ तक है, यहाँ से लेकर, तो इसको देख लेते हैं पहले। पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। पीट मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। यह मृदा अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कौन सी मृदा, तो वन मृदा आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इस मृदा में पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा का गठन और संरचना बदलती रहती है। नदी घाटियों में यह मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों वाला होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदा उपजाऊ होती है। वन मृदा।
ये मृदा अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। वन मृदा वास्तव में अभिनिर्माण की प्रक्रिया में है। अब हम लोग देखेंगे मृदा अवकर्षण पढ़ेंगे हम लोग। तो मृदा अवकर्षण देखते हैं। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मृदा अवकर्षण के द्वारा भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन दोनों तरफ। तो इसको हम लोग दूसरे कलर से देखते हैं। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा को ऊपरी परत मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं तथा नदियों और पवन की अनाच्छादन प्रक्रियाओं के प्रभाव में रहती है। अब यहाँ पर मृदा अपरदन है, इसको देखते हैं। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में प्रभावी होता है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। अब हम लोग जो है तो इसमें जो मृदा अपरदन में ही हम लोग देखेंगे, आगे भी है। वन उन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से क्या है, तो एक है। तो इसको और आगे है, इसको देख लेते हैं। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। यहाँ तक जो है हो गया आपका लवणीय होता जा रहा है। तो ये यहाँ तक आपका मृदा अपरदन हो गया। अब जो है मृदा संरक्षण पढ़ेंगे। मृदा का संरक्षण कैसे होगा इसको देखेंगे। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है। मृदा अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मृदा की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। अब जो है समोच्च रेखीय जुताई के बारे में, समोच्च रेखीय जुताई के बारे में है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो सिर्फ एक ही है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। यही है समोच्च रेखीय जुताई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएं हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं इसमें सिर्फ दो हैं। खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में खेतों का बचाव समोच्च रेखीय बांध बनाकर किया जाता है। दूसरा जो है समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थर, घास तथा मृदा का उपयोग किया जाता है। तो ये दो हो गया। अब लोग हम देखते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना देखेंगे। मल्च बनाना क्या है, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे पुआल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता जो है रुकी रहती है। अब जो है रक्षक मेखलाई देखते हैं, इसमें एक है, तो इसको देख लेते हैं। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अब तो यही जो है यहाँ तक और यहाँ तक पूरा हो गया। आगे देखते हैं। अब जो है बीज की फसल उगाना और चट्टान बांध। तो चट्टान बांध देख लेते हैं। चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को क्या करते हैं, तो रोकते हैं। और बीज की फसल उगाना देखते हैं। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। तो सॉइल का जो है फ्लैशबैक शॉर्ट फॉर्म जो है हो गया। अब हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित जो है एमसीक्यू है, इसको देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है, जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी में या आपका दरोगा में चाहे या एईडीओ के एग्जाम में पूछे गए थे, उस तरह का लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन है। या इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, लेवल बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। दूसरा जो है मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तीसरा जो है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त में से सत्य कथन है। तो राइट आंसर आपका डी है, यानी तीनों का तीनों जो है सही है। तीनों का दोनों जो है आपका क्या है, तो आपका सही है। तीनों सही आंसर है, इसलिए राइट आंसर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। केवल
1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं तथा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत सभी तीनों कथन सत्य हैं। अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला जो है जनक सामग्री, दूसरा उच्चावच है, तीसरा जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति है, डी उपयुक्त सभी है। तो यानी आपका डी राइट आंसर यानी कि सभी है, यानी इसमें सभी सही हैं। जनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति ये सभी मृदा निर्माण या मृदा जनन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या हैं? तो कारक हैं, फैक्टर हैं। अतः विकल्प डी सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मृदा का निर्माण करने वाले जनक पदार्थों की प्राप्ति धरातल पर अनावृत शैलों के अपक्षरण से होती है। दूसरा, लावा शैलों से बनी मृदा का रंग अधिकांशतः लाल होता है। तीसरा, पठारों की मृदा का जो है संबंध जनक शैलों से काफी घनिष्ठ होता है। चौथा, चौथा जो है अपक्षरण के कारण पठारों की मृदा के रासायनिक संगठन के क्रमिक परिवर्तन हुआ है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। अपक्षरण के कारण पठारों की मृदा के रासायनिक संगठन में क्रमिक परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या करना है और भी ऊपर देखना पड़ेगा। इसमें सही कौन है कि कथन है कि क्या करना है, इसको देखते हैं पूरा भी। हाँ, गलत करना। उपयुक्त में से गलत कथन कौन सा है? तो केवल जो है केवल ए यानी कि केवल 2 गलत है, यानी कि 2 यानी कि आपका ये जो है आपका ये वाला जो है गलत है। लावा शैलों से बनी जो है लाल, सिर्फ लाल नहीं होता है, काला होता है, काला ब्लैक होता है, लाल याद मत रखिएगा। इसलिए गलत पूछ रहा है इस सवाल में, जो गलत पूछ रहा है तो ये गलत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो ये दिया गया है। चलिए बाकी जो है आपका सभी सही है। यहाँ पर लाल नहीं होगा, काला होगा। पठारों को ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत ये है तो गलत इसको लगाइए। और आपका आंसर जो होगा यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि उपयुक्त में से गलत कौन, यानी कि गलत कथन है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो ए उत्तर ए यानी कि राइट ऑप्शन 2 जिसमें दिया था लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मृदा का निर्माण करने वाले जनक पदार्थों की प्राप्ति धरातल पर अनावृत शैलों के आवरण से होती है। सही है, पहला ऑप्शन सही है। यदि मृदा लावा शैलों से बनी है तो इसका रंग जो है अधिकांशतः काला होगा। वहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन दिया था उसमें लाल दिया था, ठीक है, इसलिए वो गलत था। यहाँ पर काला होगा, इसलिए वो आंसर गलत पूछा गया था तो गलत था। चलिए आगे, काला होता है। किंतु यदि यह प्रवाहित जल द्वारा निक्षेपित है तब उस स्थान के सेल सामग्री से मृदा का संबंध बहुत कम रह जाता है। सामान्यतः पठारों की मृदा का संबंध जनक शैलों से काफी घनिष्ठ होता है। सही है तीसरा। तथा अपक्षरण के कारण पठारों की मृदा का रासायनिक संगठन में क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी चौथा भी सही है। अतः स्पष्ट है कि कथन 2 असत्य यानी कि गलत है। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर होगा। ए में आपका केवल 2 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी क्षेत्र में होने वाला अपर्दन की मात्रा निर्भर करती है। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपर्दन की मात्रा निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका डी उपयुक्त तीनों पर। उच्चावच पर भी निर्भर करती है, वनस्पति आवरण पर भी, और ढाल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। चलिए देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में होने वाला अपर्दन की मात्रा काफी हद तक उच्चावच, वनस्पति आवरण, ढाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो विकल्प डी सत्य है। पांचवा, मृदा की परत जो है अधिक गहराई तक पाई जाती है। मृदा की परत जो है अधिक गहराई तक पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका बी, निम्न उच्चावच वाले क्षेत्रों में। तीव्र ढाल के क्षेत्रों में जहां वनस्पति आवरण कम है, मृदा की सबसे ऊपरी परत बहुत अधिक अपर्दित होती है। निम्न उच्चावच वाले क्षेत्रों में मृदा की परत सामान्यतः गहरी होती है, जबकि तीव्र एवं खड़े ढाल के क्षेत्रों में मृदा आवरण कम गहरा होता है। अतः विकल्प बी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल देखेंगे। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मुख्य मृदा है। राइट आंसर है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है तथा यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अतः विकल्प ए सत्य है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नदी घाटी के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली मृदा होती है। तो आपका ऑप्शन ए मोटे कण वाली। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार जो है बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। तब विकल्प ए सत्य है। 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनें। निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन यानी कि गलत कथन चुनना है। पहला जो है असत्य कथन चुनना है। तो पहला जो है नवीन कही जाने वाले जलोढ़ भी 10,000 वर्ष पूर्व पुरानी हो सकती है। दूसरा जो है पुरानी जलोढ़ में प्रायः कंकड़ होते हैं। तीसरा जो है पुरानी जलोढ़ नवीन जलोढ़ की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। चौथा जो है कणों के आकार के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से भी होती है। तो राइट आंसर कथन गलत यानी कि सी गलत है, यानी कि ये वाला आपका गलत है। ये वाला जो है गलत है, गलत पूछा है तो गलत ये है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। इसलिए कि पुरानी जलोढ़ जो होती है नवीन जलोढ़ की अपेक्षा अधिक उपजाऊ नहीं होती है।
कम उपजाऊ होती है, क्योंकि पुरानी मिट्टी हो चुकी है और नवीन जो जलोढ़ है वो नहीं होती है, इसलिए उपजाऊ ज़्यादा होती है। इसलिए राइट आंसर आपका जो गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा 3, तो राइट आंसर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन कही जाने वाली जलोढ़ भी 10,000 वर्ष पुरानी है, पहला सही है, हो सकती है। पुरानी जलोढ़ में प्रायः कंकड़ होते हैं और नवीन जलोढ़ जो है प्राचीन जलोढ़ की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, ये सही है, तीसरा गलत है। चलिए, इसके अतिरिक्त कोणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से भी होती है, ये भी सही है, अतः विकल्प सी सत्य है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार हो सकते हैं, आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा के प्रकार हो सकते हैं, तो राइट आंसर डी। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है, अतः विकल्प डी सत्य है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे। अत्यधिक महीन कणों वाली मृदा है, अत्यधिक महीन कण वाली मृदा है, तो आपका राइट आंसर बी खादर है। बांगर जो है उसमें महीन कण नहीं होते, बल्कि कण जो है थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, इसलिए महीन कण पूछा है तो खादर होगा। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में अधिक महीन कण पाए जाते हैं तथा पुरानी जलोढ़ मृदा का ही स्थानीय नाम बांगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल। मृदा परिच्छेदिका के किस संस्तर में खनिज पदार्थों का अपक्षय स्पष्ट देखा जा सकता है, तो राइट आंसर आपका बी यानी ख संस्तर में अस्पष्ट नहीं अपक्षय जो है स्पष्ट देखा जा सकता है, हम लोग पढ़े हैं, तो ख संस्तर में हम लोग पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं। ख संस्तर क तथा ग संस्तरों के बीच संक्रमण खंड होता है, यानी कि बीच वाला होता है, जैसे नीचे और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि इस ख संस्तर में खनिज पदार्थों का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है, इसलिए राइट आंसर आपका ख संस्तर सही था, यानी बी। चलिए आगे देखते हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम निर्मित होने वाली परत कौन सी है, राइट आंसर सी ग परत। ग संस्तर की रचना ढीली जलक सामग्री से होती है, यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में निर्मित होती है, अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है, तब विकल्प सी सत्य है। 13 नंबर। मृदा परिच्छेदिका के तीनों संस्तरों के नीचे की चट्टान कहलाती है, तो राइट आंसर बी जनक चट्टान। मृदा के तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान या आधारी चट्टान कहा जाता है। भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई, भारत में जो है मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो राइट आंसर सी वर्ष 1956 में। चलिए हम लोग देखते हैं। वर्ष 1956 में भारत में मृदा निर्माण सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा का व्यापक अध्ययन किया था, विकल्प सी सत्य है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्राचीन काल में मृदा के 2 मुख्य प्रकार कौन से थे, राइट आंसर डी उर्वर तथा ऊसर। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था, उर्वर जो उपजाऊ मृदा थी और ऊसर जो कि अनु उर्वर थी, अतः विकल्प डी सत्य है। 16 नंबर। कपास की खेती के लिए सर्वोपयुक्त मृदा कौन सी है, तो राइट आंसर आपका डी काली मृदा है। काली मृदा जो कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है, इसलिए यह काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है, अतः विकल्प डी सत्य है। रेगुर मृदा किस मृदा का स्थानीय नाम है, राइट आंसर डी काली मृदा का। काली मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा भी कहा जाता है, अतः विकल्प डी सत्य है। 18 नंबर। दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो ए काली मृदा। काली मृदा जो है दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है तथा यह लावा जनक शैलों से बनी है, अतः विकल्प ए सत्य है। स्वतः जुताई योग्य मृदा, स्वतः जुताई योग्य मृदा है, तो राइट आंसर आपका कौन सी है, तो काली मृदा है, काली मृदा होना चाहिए, राइट आंसर देखते हैं। तो ये काली मृदा है, ठीक है, काली मृदा याद रखिएगा। आमतौर पर काली मृदा जो है मृदा मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती है। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में काली मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई है। 20 नंबर। नमी का मंद गति से अवशोषण तथा मंद गति से क्षय इस मृदा की विशेषता है, राइट आंसर बी काली मृदा की। काली मृदा गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है, अर्थात यह मृदा नमी अवशोषण तथा क्षय मंद गति से करती है, तथा विकल्प भी सत्य है। 21 नंबर। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदा है, तो राइट आंसर है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है, अतः विकल्प ए सत्य है। अगला देखते हैं। 22 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनें। कथन 1, इस तरह के सवाल जो है आपका बीपीएससी में और उसके बाद से दरोगा में, ईडीओ में और आपका यूपीएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से।
कथन 1, लेटराइट मृदा में ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। कथन 2, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय प्रकृति की होती है। तो इसमें असत्य यानी गलत चुना है, तो गलत जो है आपका ये 1 नंबर जो है गलत है, ये 2 नंबर सही है, तो इसको गलत कीजिए, इसको सही कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। गलत पूछा है तो गलत, केवल 1 गलत होगा। समानतः लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। समानतः जो है लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा दिया है, इसलिए ये गलत है पहला। तो यह मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय प्रकृति की होती है, यहाँ पर जो दूसरा दिया है अधिकतर गहरी और अम्लीय प्रकृति होती है, तो इसलिए ये सही है। तो अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर यानी कि गलत पूछा था, तो आपका आंसर ए होगा। अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा निचले क्षेत्रों के लेटराइट की तुलना में क्या होती है, तो ए अधिक अम्लीय होती है। अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा निचले क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा की तुलना में क्या होती है, तो अधिक अम्लीय होती है। 24 नंबर सवाल, केरल और तमिलनाडु में चाय तथा कॉफी की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो राइट आंसर है लेटराइट मृदा जो है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर लेटराइट मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय तथा कॉफी उगाई जाती है। 25 नंबर, भवन निर्माण हेतु ईंट बनाने के लिए किस मृदा का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है लेटराइट मृदा का। भवन निर्माण के लिए ईंटें बनाने में लेटराइट मृदा का प्रयोग होता है। लेटराइट जो है शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट होता है, अतः विकल्प ये सत्य है। 26 नंबर, काली मृदा में निम्नलिखित में से सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है, तो राइट आंसर सी, ई और बी दोनों का, यानी कि फास्फोरस और जैविक पदार्थ दोनों का होता है, राइट आंसर सी। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है, किंतु इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, तो अतः विकल्प सी सत्य है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। उपलब्ध वक्तव्यों की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, काली मृदा की जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। कारण आर, गीली होने पर काली मृदा चिपचिपी हो जाती है और इसको जोतना मुश्किल होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ए सही है, राइट आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की उचित व्याख्या करता है, यानी कि आर जो है ए की व्याख्या करता है, और दोनों सही है, राइट आंसर ए सही है। काली मृदा की जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाल मिट्टी ने काली मिट्टी के क्षेत्र को लगभग चारों ओर से घेर रखा है। दूसरा, लाल मृदा का विकास दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में हुआ है। उपयुक्त में से सत्य कथन है, राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। सत्य कथन पूछ रहा है, दोनों सही है। कथन 2 सत्य है, क्योंकि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विस्तृत हुई है। कथन 1 भी सत्य है, क्योंकि लाल मृदा ने काली मृदा के क्षेत्र को लगभग चारों ओर से घेर रखा है। 29 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन यानी गलत कथन को चुनना है, गलत को चुनना है, गलत कथन को। पहला, महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा सामान्यतः उर्वर होती है। दूसरा, महीन कणों वाली उच्च भूमि की लाल और पीली जो यहाँ पर दिया है मृदा अनुवर होती है, अनु उर्वर यानी कि कम उपजाऊ, तो राइट आंसर डी जो है आपका होगा। यहाँ पर क्या गलत पूछा था, तो डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों का दोनों जो है कथन जो है सही है, सही है। यहाँ पर गलत पूछा था तो दोनों जो है गलत नहीं है, तो ना तो 1 जो है ना तो 2 ही। महीन कण वाली लाल और पीली मृदा सामान्यतः उर्वर होती है, जबकि इसके विपरीत मोटे कण वाली उच्च भूमि की लाल और पीली मृदा जो अनु उर्वर होती है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनों कथन क्या है, तो सही है, तो विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृतिका से बनी होती है। कथन 2, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कथन 3, गर्म और शुष्क मौसम में काली मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है। उपयुक्त में सत्य यानी कि सत्य कथन चुनना है, राइट आंसर आपका डी, उपयुक्त में सभी कथन क्या है, तो सत्य है, तभी सही है। प्रश्नगत सभी कथन क्या तो सत्य है, क्योंकि काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृतिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इससे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है, अतः विकल्प डी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लाल और पीली मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल और पीली मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से सत्य कथन है, यानी कि चुनना है सत्य कथन को। चलिए देखते हैं। इस मृदा का रंग जो है
इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कयांतरित चट्टानों में लोहे का व्यापक विसरण के कारण होता है। लाल और पीली मृदा के बारे में पूछ रहा है। दूसरा, जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? 33 नंबर का देखते हैं, सी नंबर सही है। सी नंबर जो है आपका आंसर जो है सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। लाल मृदा यानी कि आपका लोहे के, और दूसरा जल योजित पीली दिखाती है, ये भी सही है, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि वन सत्य है, क्योंकि लाल मृदा का लाल रंग जो है रवेदार तथा कयांतरित चट्टानों लोहे का व्यापक विसरण के कारण होता है। सही है। कथन 2 भी सत्य है, क्योंकि यह मृदा जल योजित होने के कारण पीली दिखाई पड़ती है। तब विकल्प सी जो है सही होगा। 32 नंबर देखते हैं। लेटराइट मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मृदा उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। दूसरा, तीव्र वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा जो है शेष रह जाती है। उपयुक्त में से सत्य कथन चुनना है, तो राइट आंसर सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न का जो है दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि लेटराइट मृदा उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र निक्षालन का परिणाम है। भारी वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा जो है शेष रह जाती है। तब विकल्प सी बेस्ट उत्तर है। 33 नंबर, तमिलनाडु तथा केरल में काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, तो राइट आंसर सी लेटराइट मृदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तब विकल्प सी सत्य है। 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से असत्य यानी कि गलत कथन चुनना है। लेटराइट मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की अधिकता होती है। दूसरा, लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है, यानी कि पहला सही है, दूसरा क्या है, दूसरा भी क्या है कि आपका सही है, दूसरा सही है, पहला जो है गलत है, ये गलत है। असत्य नहीं चुनना है, यहाँ पर गलत चुनना है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर ए यानी केवल 1 जो है गलत है। कथन 1 असत्य है, क्योंकि लेटराइट मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। जबकि कथन 2 सत्य है, क्योंकि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। 35 नंबर सवाल, नमक की अत्यधिक मात्रा किस मृदा में पाई जाती है? तो राइट आंसर ए, मरुस्थलीय शुष्क मृदा में। मरुस्थलीय शुष्क मृदा की प्रकृति लवणीय होती है। कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है। कथन 2, अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्र में जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती जा रही है। उपयुक्त में से गलत कथन को चुनना है, यानी कि गलत सुनना है, तो डी, न तो 1 न तो 2। देखिए प्रश्नगत जो है दोनों ही कथन क्या पूर्णतः सत्य है, दोनों के दोनों सत्य हैं, क्योंकि डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल भर जाने से लवणीय मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है तथा अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी लवणीय क्या होती है कि होती जा रही है। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में भी उपजाऊ जो मृदा है वो लवणीय होती जा रही है। दोनों के दोनों कथन सही है। 37 नंबर, शुष्क जलवायु वाली दशाओं में मृदा की ऊपरी परत में नमक जमाव निम्न में से क्या कारण है? नमक के जमाव का निम्न से क्या कारण है? तो देखिए क्या कि एक अधिक सिंचाई, बी केशिका क्रिया, या सी 1 और बी दोनों, इसमें देखना पड़ेगा। और क्या है इसका ऑप्शन डी नंबर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सी सही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा के सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। अतः विकल्प सी सत्य है, यानी कि सी कौन सा है? तो सी नंबर आपका दोनों है, ये और ये दोनों है, तो सी सही है, ए और बी दोनों सही है। लवणीय मृदा के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है जिप्सम का। मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। 39, लवणीय मृदा में निम्न में से किस या किन पोषक तत्व या तत्वों की कमी होती है? राइट आंसर ए, नाइट्रोजन और चूने की। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, जबकि इस मृदा में नमक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, अतः विकल्प ए सत्य है। 40 नंबर देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लवणीय मृदा का प्रसार अधिकतर पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और सुंदरबन के क्षेत्र में है। कथन 2, कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। उपयुक्त में से सत्य कथन है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर सी, ई और दो दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है।
प्रश्नगत दोनों कथन सत्य क्योंकि लवणीय मृदा का प्रसार अधिकतर पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है तथा कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, अतः विकल्प सी सत्य है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य यानी कि गलत कथन को चुनना है। पहला और दूसरा, लवणीय मृदा जो है अनु उर्वर होती है। दूसरा, लवणीय मृदा में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है। तो राइट आंसर डी, न तो 1 न तो 2 यानी डी। लवणीय मृदा लवणीय मृदा क्या होती है? अनु उर्वर होती है, अतः इस मृदा में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। अर्थात प्रश्नगत दोनों कथन क्या है? तो सही है, दोनों सही हैं, अतः विकल्प डी सत्य है। पीट मृदा का विकास अधिकांशतः किस प्रकार की परिस्थिति में होता है? तो सी, ई और बी दोनों में, यानी कि पहला जो भारी वर्षा तथा अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, बी वनस्पति की अच्छी वृद्धि वाले क्षेत्रों में। पीट मृदा जो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, अतः विकल्प सी सत्य है। पीट मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। पीट मृदा में जो जैव पदार्थ की मात्रा क्या होती है? पाई जाती है। विकल्प जो आपका ए सही है, 40 से 50% तक। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता तथा वनस्पति की अधिकता वाले क्षेत्रों में पीट मृदा का विकास होता है, अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ जो है भारी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं जो पीट मृदा को ह्यूमस और जैव पदार्थ प्रदान करते हैं। पीट मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है, अतः विकल्प ए सत्य है। 44 नंबर, मृदा अवकर्षण का अर्थ है? तो राइट आंसर बी, मृदा की उर्वरता में कमी। मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता में ह्रास तथा कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। 45 नंबर, मृदा अपरदन का या के प्रमुख कारण कौन से है? तो सी, 1 और 2 दोनों। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन को दो शक्तिशाली कारक हैं। 46 नंबर, मृदा के आवरण का विनाश कहलाता है? राइट आंसर ए, मृदा अपरदन। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है, जबकि मृदा आवरण का बचाव मृदा संरक्षण कहलाता है, अतः विकल्प ए सत्य है। 47 नंबर देखते हैं, जल अपरदन के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो राइट आंसर सी, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन, दोनों सही है, यानी कि ए और बी दोनों है। जल अपरदन दो रूप में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के कारण तथा अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है, अतः विकल्प जो है सी सही है। 48 नंबर सवाल देखते हैं, परत अपरदन सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो ए, समतल भूमि पर। परत अपरदन सामान्यतः समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के कारण होता है और इसमें जो है मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, जबकि तीव्र ढालों पर अवनालिका अपरदन होता है। ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 49 नंबर, जिस प्रदेश में अवनालिका अधिक संख्या में होती है उसे क्या कहते हैं? तो बी, उत्खात भूमि कहते हैं। जिस प्रदेश में अवनालिका तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहते हैं, जैसे चंबल की द्रोणी, अतः विकल्प बी सत्य है। 50 नंबर देखते हैं, अवनालिका अपरदन सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर बी, खड़ी तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में। अवनालिका अपरदन वर्षा जल द्वारा सामान्यतः तीव्र ढाल पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिका कृषि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जबकि समतल भूमि पर जल द्वारा अपरदन किया जाता है, अतः विकल्प भी सत्य है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में असत्य कथन है, पहला जो है, चंबल नदी के द्रोण में बीहड़ बहुत विस्तृत। तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसके अलावा इसमें विस्तृत है। दूसरा जो है कथन 2, देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। तो राइट आंसर डी, न तो 1 न तो 2। प्रश्नगत दोनों कथन सत्य है क्योंकि यह सत्य है कि चंबल नदी के द्रोण में बीहड़ बहुत विस्तृत है तथा एक अनुमान के अनुसार देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है, तब विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। 52 नंबर सवाल देखते हैं, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है? राइट आंसर सी, अति चराई के कारण। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा हिस्सा अति चराई के कारण लवणीय होता जा रहा है, जबकि जिप्सम के प्रयोग से लवणीय मृदा का उपचार किया जाता है, तब विकल्प जो है सी सत्य है। 53 नंबर देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन है। पहला कथन जो है, मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल को ऊपर आकर
उर्वरता को नष्ट कर देता है। कथन 2, रासायनिक उर्वरक जो है मृदा के लिए हानिकारक है। तो इसमें जो है 2 नंबर डी नंबर जो है आपका क्या है, तो गलत कथन पूछ रहा है, तो डी नंबर सही है। तो देखिए क्या है प्रश्न का, तो दोनों कथन क्या है सही है, दोनों को दोनों सही है, और यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो गलत कोई भी नहीं है, तो इसलिए ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई गलत नहीं है। प्रश्न का दोनों कथन सत्य है, क्योंकि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। अति सिंचाई के कारण मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है, तथा रासायनिक उर्वरता भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घ काल में इसकी उर्वरता घट जाती है। तब विकल्प डी सत्य है। 54 नंबर, निम्न में से कौन सी मानव जनित क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? पहला जो अत्यधिक सिंचाई, दूसरा निर्वनीकरण यानी वन उन्मूलन, तीसरा जो खनन। तो राइट आंसर डी, तीनों है, तीनों वजह से होता है। मानव जनित क्रियाएं जैसे वनों उन्मूलन यानी वन का काट देना, अति पशु चारण यानी कि पशु से जो भी घास है या छोटे छोटे पेड़ पौधे उनको क्या करना, चराई कर देना। खनन के द्वारा अत्यधिक सिंचाई ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। वर्तमान में इन क्रियाओं का मानव समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः विकल्प डी सत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। 1, जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत के उत्तरी मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। 2, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो राइट आंसर यानी कि 1 और 2 यानी दोनों सही है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। इस प्रकार कथन 1 सही है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने। अतः कथन 2 भी सही है। 56 नंबर देखते हैं। जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहता है, तो सही है। दूसरा, खादर मृदा में जो है बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा, तो ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 केवल 2। आगे देखते हैं क्या है, सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मृदा, नवीन जलोढ़ यानी खादर। खाद जो है मार्केट से आप खाद खरीदते हैं, यूरिया पोटास जो भी है, जिप्सम जिंक जो भी है, तो क्या होता है, नया होता है। तो खाद मतलब नया होता है, खाद करते हैं। तो खादर यानी नया यानी नवीन जलोढ़। इससे सवाल दरोगा में पूछे गए थे, समझ गए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। इस प्रकार जो नवीन जो जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहता है। यानी नया खाद लाते हैं मार्केट से, लाते हैं कि नहीं, तो खाद यानी कि खादर जोड़ दीजिए उसमें, नया, तो नवीन जलोढ़। मतलब विकल्प कथन 1 सही है। जबकि खादर मृदा में जो है बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाया जाता है। खादर मृदा में क्या होता है कि बांगर जो मृदा है यानी पुरानी जो मृदा है उसमें जो है महीन कण कम पाए जाते हैं। खादर मृदा में महीन कण ज्यादा पाए जाते हैं, उसमें बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इससे ज्यादा बड़े बड़े बांगर मृदा में। अतः कथन 2 भी सही है। अतः विकल्प सी सत्य है। अब देखते हैं अगला सवाल। 57 नंबर, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह मृदा जो है रेतीली तथा लवणीय होती है। यह मृदा जो है रेतीली तथा लवणीय होती है। दूसरा, इस मृदा में नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में जो है नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है सही है? राइट आंसर सी, यानी कि दोनों को दोनों क्या है तो सही है। मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इस मृदा में जल वाष्पन दर अधिक है और इसमें ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होती है। अतः विकल्प सी सत्य है। 58 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाल मृदा का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण होता है। दूसरा, लाल मृदा में ह्यूमस की मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? तो राइट आंसर डी, ना तो 1 ना तो 2 सही है। पूछ रहा है तो दोनों में से कोई नहीं। लाल मृदा का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। यहाँ पर क्या है, लाल मृदा का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले जीवाश्मों की उपस्थिति के नहीं, ये गलत है। इसमें जो है लाल रंग जो है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। जीवाश्मों के कारण लाल रंग नहीं होता है लाल मृदा में। अतः कथन 1 गलत है। जबकि लाल मृदा में ह्यूमस का अभाव होता है। जो यहाँ पर बोला है कि लाल मृदा में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती पाई जाती है, तो ये गलत है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ये भी गलत है। इसलिए
दोनों का दोनों गलत कथन जो है गलत है, सही नहीं है, इसलिए ना तो 1 ना तो 2 सही पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो डी आंसर आपका सही होगा। इसी के साथ जो है ये जो है एनसीईआरटी के सॉइल चैप्टर, एनसीईआरटी का जो सॉइल चैप्टर है वो पूरा हुआ जो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे घटना चक्र के एनसीईआरटी के साथ चैप्टर, अगला चैप्टर होगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने परिवार, माता पिता, देश से प्यार कीजिए, ख्याल रखिए सबका, और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए, सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए, सफल बनिए, और इस चैनल को अपना दोस्त समझकर जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं टीचर नहीं हूँ और ना ही मुझे टीचर बनने का कोई शौक़ है। आपको मैं अपना दोस्त समझता हूँ और आप मुझे अपना दोस्त समझिए। जिस तरह से दोस्त से बात करते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी, ए छोड़ना यार, ये बताओ ना, ए छोड़ना यार, बता दे, हाँ ठीक है बता दूंगा, इस तरह से। मुझे टीचर बनने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैं जो है आगे चलकर जो है आपको कोई कोर्स बेचूंगा लूसेंट का, या अलग अलग तरीके के कोर्स जो बेचते हैं आजकल। टीचर से ज़्यादा लोग बिजनेसमैन हो गए हैं। सरकारी प्राइवेट स्कूल देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ धंधा, कपड़ा कपड़ा बेचो, टाई बेचो, उसके बाद से कॉपी किताब इतनी महंगे हैं बच्चों के जिसका हिसाब नहीं है। अभी यूपी में कुछ दिन मतलब पहले 10-15 दिन पहले मतलब न्यूज़ पर देख रहा था, न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था, और सच्चाई है, न्यूज़ पर तो बहुत पता नहीं गलती से शायद दिखाया जाने लगा कि बच्चों के जो है आप जाइए किताब खरीदने, तो आप जो हैं मतलब 12th क्लास में या कंपटीशन के है, तो एनसीईआरटी के बुक खरीदिएगा तो बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन ये जो बच्चों के आप जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास बच्चों का किताब का दाम इतना ज़्यादा महंगा है। जो किताब आप एनसीईआरटी या कुछ खरीदिएगा इस सब का, तो वो 500 में पड़ता है, और वही किताब उन्हीं बच्चों का जो है छोटे छोटे 5,000 का किताब, मतलब क्या पढ़ते हैं, मतलब समझ नहीं आता है। तो पूरा धंधा हो रहा है, अब पूरा धंधा चलाया जा रहा है सिर्फ लूटने का। एक देख रहे थे कि एक न्यूज में एक पिता के जो है इनकम जो है ना, एक महीने की इनकम 30,000 है, और उसके बच्चे के स्कूल फीस सब जोड़ जाकर, कोचिंग फीस, स्कूल फीस सब जोड़कर 70,000 है। अब बताइए कि कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को, कैसे देगा। तो यहाँ पर लूट मार चली है, लूट मार शिक्षा में पूरा लूट मार कोर्स बेचा जा रहा है। तो मैं ये कोर्स बेचने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं आया, ना मुझे कोर्स बेचने में दिलचस्पी है। क्योंकि आपको पता है कि मरने के बाद ना ही आप पैसे को, धन दौलत को लाद कर ले जाएंगे मरने के बाद अपने साथ, ना कोई लेकर गया है ना ही कोई लेकर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कोर्स बेचकर ये सब बड़े बड़े थी बनाना। तो ये सब मैं कंपनी बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ज्ञान देने आया हूँ। और प्राचीन काल में ज्ञान जो है ना सबको मिलती थी, तो ज्ञान जो है, शिक्षा जो फ्री में होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इसलिए मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। जब डिजिटल बोर्ड होगा तो मैं इससे भी ज़बरदस्त और बेहतरीन पढ़ाऊँगा, उस तरीके का पढ़ाऊँगा जिस तरह का अभी आप किसी भी कोचिंग में, पूरे इंडिया के कोचिंग में आप नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास एक तरीका है, मैंने एक तरीके को ईजाद किया है। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड आए, उसके बाद जो है मुझे जो है एक सिर्फ एक, जैसे कोई भी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया, तो मुझे जो है ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए 6 महीने लगेंगे, 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है कंटेंट बनाने में। जो कंटेंट जो है ना आधा घंटा में बन जाता है, ज्योग्राफी कंटेंट आधा घंटा में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ऐसे बन जाता है। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर निकालिए, और पहले चैप्टर को चाहे एनसीईआरटी के लिए लीजिए या कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, और उसका जो है पहला चैप्टर लीजिए, उसको खींचिए, कंटेंट बनाइए, आधा घंटा से ज़्यादा 1 घंटा, ठीक है, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो कंटेंट जो बनाना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैं भी कंटेंट ही बनाकर आपको जो है ना घटना चक्र का जो बनाकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने भी टीचर हैं ना, जो भी आप यूट्यूब पर देखते हैं या जो भी हैं, पूरे दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया में जितने भी टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर, तो कंटेंट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो है ज्योग्राफी का कंटेंट बनाने में जो है करीब करीब 6 से 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 महीना भी, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, उसकी गारंटी नहीं है, उससे कम नहीं लगेगा। तो उस तरीके का मेरे दिमाग में आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो अभी तक किसी भी टीचर के पास नहीं है, या किसी भी टीचर ने अभी तक सोचा नहीं है। तो मेरे पास आइडिया ऐसे हैं, बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ एक डिजिटल बोर्ड का, और जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया उस दिन के बाद से मैं कंटेंट बनाना शुरू करूँगा। और जब पूरी तरह से कंटेंट बन जाएगा उसके बाद मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँगा, और आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, अब तक पूरे इंडिया में किसी भी टीचर के द्वारा इस तरह से नहीं पढ़ाया गया है, इस तरह से नहीं पढ़ाया गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके बाद लोग मेरी कॉपी करेंगे, कॉपी करने वाले लोगों की कमी नहीं है, कॉपी करेंगे लोग। तो उस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, और ऐसे पढ़ाऊँगा कि किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, बड़े बड़े टीचर भी नहीं पढ़ाए होंगे। क्योंकि पढ़ाने ही बड़ी बात नहीं है, आप टीचर होकर पढ़ाते हैं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, मैं आप ही लोगों की तरह। तो मैं आपको जो है फ्री में पढ़ाऊँगा, मैं कोर्स नहीं बेचूँगा, कभी नहीं बेचूँगा, मुझे कोर्स बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
ठीक है, मरने के बाद अगर ले जाना होता लाद कर धन संपत्ति जमीन मकान सब कुछ, तो पता नहीं दुनिया कब की खत्म हो गई होती। क्योंकि लड़ाई मारकाट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि मैं ज़्यादा लेकर जाऊँगा, मैं लेकर ज़्यादा जाऊँगा। तो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन है, नेता है, सब यही लेकर चले जाते हैं, सब लूट कर यहाँ का सारा संपत्ति लेकर। ले जाने की जो है ना यहाँ पर है नहीं, आप लेकर नहीं जा सकते, सब कुछ यहीं पर आ जाएगा। देखिए भगवान मतलब नेचर प्रकृति क्या है कि ले जाने की जो है ना वो सिस्टम ही हटा दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर ले जाने की प्रक्रिया अगर रख देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो ले जाने की प्रक्रिया नहीं है तो इतना मार-धाड़ हो रहा है, लूटने की प्रक्रिया चल रहा है, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार, एसएससी भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार, तो इस सिस्टम में ये है। तो जितने भी एग्जाम हो रहे उसमें भी होता है भ्रष्टाचार, पेपर बिक जाती है, ये सब पेपर लीक हो जाती है, सारी चीज़ होती है। रोड मतलब 2 नंबर रोड बनता है, सारी चीज़ें आपको पता ही है कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी लेकर नहीं जाना है धन संपत्ति को, तो इतना मारा-मारी है, लेकर जाना होता तो पता नहीं क्या होता है। तो मुझे लेकर नहीं जाना है, आपको भी लेकर नहीं जाना है, इसलिए जो है मुझे जो है ना कोर्स बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा और उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल के कोचिंगों में 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख में जो है कोर्स बेचे जाते हैं, ठीक है? तो उस लेवल का पढ़ाऊँगा। आप स्टूडेंट हैं, आप अपने माता-पिता पर निर्भर हैं, आपके जो पास जो भी पैसा आता है वो आपके माता-पिता देते हैं। क्यों बोझ बनेंगे आप अपने माता-पिता पर? कोई ज़रूरत नहीं बोझ बनने की, कोई ज़रूरत नहीं कहती आपको कोर्स करने की। आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए और उसमें नेट होना चाहिए। बस यूट्यूब पे देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा, उस लेवल का पढ़ाऊँगा, जिस लेवल का पढ़ना चाहते हैं आप। बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और बस मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड आ जाए ताकि मैं चीज़ों को और भी बेहतरीन ढंग से जो है समझा सकूँ, प्रस्तुत कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ और कंटेंट बना सकूँ। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरे दोस्त हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ये आपका चैनल है। मैं फ्री में पढ़ाने के लिए इस चैनल को बनाया हूँ, फ्री में, और अगले अगले जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कोर्स बेचने की और धंधा करने की। धंधा करने के लिए और भी क्षेत्र हैं। शिक्षा को है, धंधा मत बनाइए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।